हेलो बच्चों लोग, वेलकम टू पढ़ ले साइंस। तो बच्चों कैसे हो आप लोग। आज आपका लेक्चर नंबर 6 आ चुका है एंड आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर सारी बातें। फिर उसके बाद हम गॉस लॉ तक पहुंचेंगे। आई नो लेक्चर बहुत ज़्यादा होते चले जा रहे हैं बट इट्स ऑल ओके। आपके पास भी काफ़ी टाइम है, हम भी नहीं चाहते कि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा जल्दी कराया जाए, राइट। तो बिना किसी देरी के आज आपका लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। कोई भी नोक जोक नहीं होगी और आज आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको बता दिया जाता है, ठीक है। आज आपको जो पढ़ना है वो है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। देन उसके बाद हम स्विच करेंगे गॉस लॉ पे। गॉस लॉ क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गॉस लॉ के हम जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि गॉस लॉ को जानने के बाद हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन वाले चार्जेस का भी, राइट। फिर उसके बाद हम एप्लीकेशंस पर आएंगे। एप्लीकेशंस कुछ नहीं है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज निकालते हैं। जैसे मैंने एक चीज ले रखी है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। EFI इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, जब हमने इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए निकाला था तो हमने कितना सारा डेरिवेशन किया था, तब जाके हमारा निकल के आया था। उसको हम जब गॉस लॉ पढ़ लेंगे उसके बाद बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका सिलेबस थोड़ा सा और रह जाता है, जो कि है हमारा सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज, एक सॉलिड स्फीयर की वजह से और एक थिन स्फीयर की वजह से, जो कि केवल सराउंडिंग में चार्ज होता है, राइट। उसको हम अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। तो बिना किसी देरी के हम चालू कर देते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपका क्या आना चाहिए बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो यहां मैं डाल दूंगा टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए एरिया की। अब आप लोग बोलोगे सर ये एरिया की बात क्यों कर रहे हो आप, एरिया तो हमने बहुत पढ़ रखा है। एक्चुअली बच्चों आज आप बात करोगे एरिया वेक्टर की। काफी लोगों के लिए नई चीज होगी कि एरिया वेक्टर कब से होने लगा, बट यस, एरिया हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे होती है? आज तक आपने एरिया कैसे निकाला है बच्चों? जब कोई भी स्क्वायर दिया होता है तो आप एरिया कैसे निकालते हो? उसकी साइड मान लो ए दी हुई है तो आप क्या बोलोगे? एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। व्हाट स्क्वायर? ABCD। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे आप? A इंटू ए। वॉट इज दिस? A इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बट एक्चुअल में जैसे आप एरिया निकालते हो वो कैसे निकालते हो वो समझिए मेरी बात। एक्चुअल में आप जो एरिया निकालते हो वो वेक्टर होता है। वेक्टर क्यों होता है? वेक्टर इसलिए होता है जब आप एरिया निकालते हो तो कैसे निकालते हो? ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस BC, दैट इज AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब मैग्नीट्यूड वाइज तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा A इंटू ए, बट इसकी एक क्वांटिटी होती है जो कि होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब सुनना, डायरेक्शन मैंने आपको निकालना सिखाया है ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। अगर AB क्रॉस BC करना है तो मैं क्या करूंगा? BC की डायरेक्शन में हाथ ले जाऊंगा, सॉरी AB की डायरेक्शन में हाथ ले जाऊंगा एंड BC की तरफ कर्ल कर दूंगा, तो अंदर की तरफ है। तो अगर मैं एरिया निकालना चाहूं, इसका एरिया निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों? मेरे पास एरिया क्या आएगा? एरिया मेरा जो भी आएगा A इंटू ए तो आएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? A इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी? K कैप। और कौन सा? माइनस का K कैप। क्यों आया? देखो अंदर की तरफ। अगर ये स्क्वायर मेरा कुछ ऐसा बना हुआ है, राइट, ये स्क्वायर को मैं मिटार के यहां बना देता हूं। बच्चों ध्यान देना मेरी बात का, इस बच्चों इसको मैं मिटार के यहां बना देता हूं, राइट। ये रहा मेरी एक्सिस, ये रही मेरी वाई एक्सिस, ये रही एक्स एक्सिस, एंड मैंने इस स्क्वायर को यहां पर बनाया हुआ है, राइट। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है एंड इनको पॉइंट आउट कर दिया मैंने A B C एंड D, राइट। और इनकी लेंथ क्या दी थी मैंने? इसकी लेंथ A है, स्क्वायर की लेंथ A है। तो एक बार तो आप एरिया कैसे ले सकते हो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के, जबकि माइनस की आएगा। और एक एरिया तो ये भी हो सकता है सर, A स्क्वायर K कैप। K कैप क्यों होगा? जरूरी है मैं AB क्रॉस BC करूं? सर मेरी मर्जी है, मैं तो ये भी कर सकता हूं। क्या? इसका डायरेक्शन उल्टा भी कर सकता हूं। मैं BC क्रॉस AC कर सकता हूं। क्या? मैं ये भी तो कर सकता हूं। ध्यान देखना, CB वेक्टर क्रॉस BA वेक्टर, कोई फर्क पड़ेगा? ये भी तो कर सकता हूं, CB वेक्टर और BA वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, कोई दिक्कत है? इधर गए, इधर की तरफ डायरेक्शन और कर्ल इस डायरेक्शन में, ये आ गया प्लस का K कैप। तो ठीक है, कुल मिला के बात आपको समझ आ गई होगी कि एरिया जो है मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है?
प्लेन के परपेंडिकुलर, जो भी एरिया आ रहा है, जो भी ये प्लेन बन रहा है उसके परपेंडिकुलर। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास एक एरिया दिया हुआ है, ये मेरे पास एक प्लेन शीट है, ठीक है, कैसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ऐसे समझ गए, इस टाइप से प्लेन शीट रखी हुई है। तो इसका एरिया का डायरेक्शन क्या हो सकता है, या तो इस डायरेक्शन में होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या तो ये डायरेक्शन होगा या फिर इस डायरेक्शन में हो सकता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बोलो समझ आई ये चीज, बोलो समझ आई। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक ये क्या है, डिस्क है, एक ये मेरी 10 डिस्क है, और किस एक्सिस में रखी हुई है ये डिस्क, ये लो एक्सिस बना दी मैंने, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग एरिया वाइज डिस्क रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा बच्चों, एरिया वेक्टर होगा ऊपर की तरफ, या तो ऊपर की तरफ हो सकता है एरिया वेक्टर, या नीचे की तरफ भी हो सकता है एरिया वेक्टर। और ये क्यों है ऐसा, क्योंकि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर है। देखो इसका जो प्लेन होगा वो क्या होगा, आप सभी को दिख रहा है, यही तो होगा इसका प्लेन। तो क्या ये प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा आपको एरिया वेक्टर, ठीक है। तो आज से आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि एरिया हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी चीज, एरिया का साइन क्या होता है, मेरा मतलब डायरेक्शन क्या होता है, तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको ये पता लगी। तो हमारे लिए दो टाइप के होते हैं, दो टाइप की हमारे पास एरिया बनते हैं। कैसा, एक तो 2D सरफेस होता है। 2D सरफेस कौन से होते हैं बच्चों, जो मैंने अभी आपको बताया, इसको हम ओपन सरफेस भी बोलते हैं बच्चों, ओपन सरफेस। कैसे, 2D सरफेस, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको, ये लो मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मेरा एरिया जो बन रहा है, जो मेरी प्लेन है, वो कुछ इस डायरेक्शन में रखा हुआ है। कैसा रखा है, एक्स वाई प्लेन में ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये रखा हुआ है मेरा एक प्लेन। तो इसमें जो डायरेक्शन होगी, इसमें जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की, वो कहां होगी, आउटवर्ड टू द वोर्ड से बाहर या अंदर, क्योंकि ऑलवेज परपेंडिकुलर, राइट। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए इसको, ठीक है, ये मेरे पास एक एरिया है, एक प्लेन है, तो इसके एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अब सुनना, इसको मैंने 2D सरफेस में देखा है, तो ये प्लेन आया है, इसकी डायरेक्शन दोनों हो सकती है, एक इस तरफ भी हो सकती है, इस तरफ भी, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं ओपन सरफेस, क्यों, क्योंकि दोनों साइड से ओपन है। इसी में एक चीज और आती है बच्चों, इसी में एक चीज और आती है, वो होती है 3D सरफेस, ठीक है। कौन सी सरफेस, 3D सरफेस, और इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। अब फॉर एन एग्जांपल आप मानिए मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, मेरे पास एक, सॉरी स्क्वायर क्यों मानेंगे, 3D सरफेस है, क्यूब मानेंगे ना, राइट। तो मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, मैं पहले क्यूब बनाता हूं आपके लिए, ये रहा मेरे पास एक क्यूब, ठीक है। और इसकी एक्सिस भी मैं डिफाइन कर देता हूं। फॉर एन एग्जांपल ये है मेरी वाई एक्सिस, ये है मेरी जेड एक्स एक्सिस, और ये है मेरी जेड एक्सिस। मान लो इस टाइप से मेरा एक क्यूब रखा हुआ है। तो एक्चुअल में ये जो क्यूब है ना, एक क्लोज्ड सरफेस है, 3D सरफेस भी है, क्योंकि 3D डायग्राम है ना, और क्लोज्ड सरफेस भी है। इस केस में हम फिजिक्स में जो एरिया वेक्टर लेते हैं, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो लेते ही हैं, लेकिन क्या लेते हैं, हमेशा आउटसाइड वाला, अंदर वाला नहीं लेते। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इस सरफेस की बात करूं बच्चों, ये वाला सरफेस आपको दिख रहा है, इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या क्या हो सकती है, या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है या इस डायरेक्शन में। इसका प्लेन कैसा है, ऐसा है, तो या तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्स एक्सिस की तरफ या माइनस एक्सिस की तरफ। लेकिन हम लेते कौन सा डायरेक्शन है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड दैट इज आउटवर्ड, दैट इज आउटवर्ड। तो कौन सा डायरेक्शन लेंगे, ऑलवेज ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता लगा अभी तक, दो चीजें का आज हमने पढ़ा कि एरिया वेक्टर क्या होता है, फिर हमने देखा एक 2D सर्फेसिस के लिए होता है, एक 3D सर्फेसिस के लिए। 2D सर्फेसिस के लिए कहीं भी हो सकता है, बट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फॉर एन एग्जांपल इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस तरफ या उस तरफ। ये ओपन सर्फेस है तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन फिजिक्स में हम जब क्लोज्ड सरफेस की बात करते हैं, 3D सरफेस की, तो जो एरिया वेक्टर की हम बात करेंगे अब, वो हमेशा ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में लेंगे। यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में हम एरिया का वेक्टर
नहीं लेंगे। कहने को होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन हम बात नहीं करते, हम केवल अगर क्लोज्ड सरफेस है तो आउटसाइड। इसके लिए कोई बताएगा क्या होगा, इसके लिए एरिया वेक्टर, ये आउटसाइड वाला, अंदर वाला तो लेंगे नहीं। इस वाली सरफेस के लिए क्या होगा, इस डायरेक्शन में, ये बाहर, और ये नीचे वाली के लिए क्या होगा, इस डायरेक्शन में। बोलो समझ आया, ठीक है, ये चीज फील हो गई। तो अब हम आ जाते हैं अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है, राइट। चलो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझते हैं। हाँ भाई, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमसे बोलता क्या है। बोलता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमसे बोलता है, इसका डेफिनेशन है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एक प्लेन से पास हो सकती हैं, और कैसे, वो भी परपेंडिकुलर। वो क्या होगा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, उससे मान लो 4 लाइनें पास हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसका फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4। कितना होगा, 4। इसको अपन डिनोट किससे करते हैं, फाई से। फाई से डिनोट करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। देखो इसका कहने का मतलब क्या था, आप समझ गए, आप समझे कि नहीं। उसने ये बोला, मान लो मेरे पास एक ये सरफेस है बच्चों, मान लो मेरे पास एक ये सरफेस है, एंड मान लो यहां पर मेरे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, कुछ ऐसे पास हो रही हैं, राइट। देखना ऐसे, और कैसे हैं, एक्स एक्सिस के अलग, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, और फिर ऐसे और ऐसे, राइट। मैंने आपको यहाँ पे 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई, 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कैसे आई, क्यों आई, ये मत जानो, बस मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं 6 और इस डायरेक्शन में। तो हमसे बोला क्या गया, फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स है भैया कि जब ये एरिया है, इस एरिया का, ये जो मेरे पास प्लेन है ना, इस प्लेन में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, और कैसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वही इसका फ्लक्स होगा। फॉर एन एग्जांपल, इस पे कितनी पास हो रही है बच्चों, इस पे कितनी पास हो रही है, 1 2 3, केवल 3 पास हो रही है। क्या तीनों की तीनों परपेंडिकुलर है, बिल्कुल। प्लेन हमारा इस डायरेक्शन में है, प्लेन मेरा ऐसा है, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये जा रही है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। समझ आया। तो यहां से मेरा अगर फ्लक्स की बात करूंगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखूंगा, 3। क्या ये चीज समझ आई आपको, आया समझ में, ठीक है। अब सुनना मेरी बात सुनना। तो यहां से हमको एक चीज तो पता लग गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, जितनी लाइन पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी एरिया से, वो होगा। यहां पर एरिया वेक्टर क्या है, यहां पर मैं बोलूं एरिया वेक्टर क्या है, दैट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है या इस डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन हम मानेंगे कौन सा, इस डायरेक्शन वाला। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जा रही है उसी डायरेक्शन का आप एरिया वेक्टर मान के चलिए, राइट। उसके अपोजिट का नहीं मानेंगे। लेकिन क्लोज्ड सरफेस की अगर मैं बात करूंगा, दैट मीन्स कौन सा बच्चों, जो सरफेस क्लोज्ड है वहां पर केवल आउटवर्ड डायरेक्शन का एरिया वेक्टर लेंगे, राइट। ठीक है, तो हमने इतनी बात तो समझ ली कि फ्लक्स क्या है, वो हमने समझ लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, क्या करता है, वो भी समझना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सेम एरिया यहां बना दिया, फिर से लो भाई ऐसा बना दिया मैंने, ये आपका एरिया था। मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बढ़ाया, इंक्रीज किया, इसकी डेंसिटी बढ़ाई। मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ाई, राइट। तो मैंने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ाने से इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ गई। भाई पहले 3 निकल रही थी, अब पता नहीं कितनी निकल रही है, लेकिन 10 से तो ज्यादा ही निकल रही हैं। तो अगर मान लो इसमें से टोटल कितनी निकल रही है, मान लो 10 निकल रही है, तो फ्लक्स अब कितना हो जाएगा, 10। और एरिया वेक्टर तो अभी भी परपेंडिकुलर है, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं से ये तो पता लग गया कि जो मेरा फ्लक्स है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। भाई जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतना ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, बिल्कुल सही बात। अच्छा, मैंने अब एक दूसरा काम भी किया। मैंने क्या कहा, मान लीजिए, इधर देखना, मान लीजिए ये एरिया इतना ही है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी ही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी और एरिया बढ़ा दिया। देखना, अब मैं यहाँ पे एरिया कैसे बढ़ाऊंगा, देखना बच्चों। मान लो मैं जो ग्रीन से बना रहा हूं इसका मैंने एरिया बढ़ा दिया बच्चों, ये डॉटेड लाइन जो बना रहा हूं
ये जो डॉटेड लाइन से बना रहा हूं मैं, ये मान लो इसका एरिया मैंने बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया देखो, मान लो इसका एरिया, इसको रब करेंगे, ओके, एंड ये मेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, राइट, ठीक है। मान लो इसका मैंने एरिया बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया देखो, कुछ इस टाइप का एरिया मैंने अब ज्यादा ले लिया। देखना ध्यान से, ग्रीन वाला मतलब हो गया मेरा, मैंने कुछ इसका व्हाइट की जगह थोड़ा एरिया बढ़ाया तो ये ग्रीन वाला एरिया बन गया, राइट। क्या इस ग्रीन वाले में से अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा जा रही है? बिल्कुल जा रही है। अरे इसको अलग से देखो, चलो नहीं समझ आ रहा, अलग से देखो, इस चीज को हम अलग से बताएंगे। मैंने क्या किया, अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ही रखी, जितनी पहले थी उतनी ही रखी। इसको साफ कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने उतनी ही रखी जितनी पहले थी। पहले कितनी थी बताओ बच्चों? पहले थी मेरी 3 और 6, तो मैं 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 एंड ये रही मेरी 6th। लेकिन अब मैंने क्या किया, एरिया बड़ा कर दिया। एरिया कैसे बड़ा कर दिया? कुछ इस टाइप का कर दिया मान लो। अब मैंने क्या देखा, जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो और ज्यादा पास करने लगी इसमें से। क्यों पास करने लगी? क्योंकि एरिया बढ़ा दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो फ्लक्स है मेरा वो एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। बोलो सही बात है कि नहीं? बिल्कुल है। तो भाई अभी तक तो ये पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो इस एरिया में से जो पास करने वाली, इस प्लेन से जो पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी ज्यादा हो जाएंगी, राइट। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करती है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतनी ही रखूं और एरिया बढ़ा दूं, तो क्या एरिया बढ़ने की वजह से उसका प्लेन बढ़ जाएगा? प्लेन बढ़ जाएगा तो उसमें से पास होने वाली लाइंस बढ़ जाएंगी। तो बोलो समझ आया? ठीक है। तो कहीं ना कहीं ए पे डिपेंड है, लेकिन कैसे है वो नहीं पता, कैसे है वो नहीं पता, ठीक है। मैंने एक कंडीशन और दी बच्चों। एक कंडीशन क्या दी वो सुनना। मैंने फिर से एक प्लेन माना और प्लेन मानने के बाद मैंने क्या बोला कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो ऐसी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं है लेकिन किसी डायरेक्शन में है जो कि ये है, ठीक है। अब सुनना, इस प्लेन के एरिया वेक्टर क्या होगा? इस प्लेन का एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज कुछ इस डायरेक्शन में। बोलो सही है कि नहीं? बिल्कुल। ये क्या होगा? इसका एरिया वेक्टर। और मान लो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कुछ थीटा है। अब मुझे एक चीज बताना बच्चों, इलेक्ट्रिक हमारा फ्लक्स क्या था? फ्लक्स था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस जो हमारी परपेंडिकुलर पास हो रही है प्लेन से। बिल्कुल सही है कि नहीं? इसमें क्या सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास हो रही है? नहीं हो रही, किसी एंगल से हो रही है। चलो अब मैं क्या करूंगा, इसके दो कंपोनेंट तोड़ के देखता हूं। इसके दो कंपोनेंट तोड़ता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की वेक्टर के, ठीक है। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा जो कि ई कॉस थीटा होगा, और एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा जो कि ई साइन थीटा होगा। अब आप मुझे एक चीज बताइए, प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है? केवल ई कॉस थीटा वाली, मतलब इसका जो ई कॉस थीटा कंपोनेंट होगा केवल वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही है, और ई साइन थीटा वाली केवल और केवल नॉर्मली निकल जा रही है, वो इसके एरिया से पास नहीं हो रही। अरे देखो ना, ये ई साइन थीटा वाला होगा, कैसे पास हो रहा होगा? देखो ये रहा एरिया, और ऐसे पास हो जाएंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे। समझ रहे हो मेरी बात? ये रहा मेरा एरिया और लाइंस भी ऐसे। तो क्या एरिया से पास हो रही है? नहीं है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, नहीं है। इसके वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर क्या है मेरा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस साइड। और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ई कॉस थीटा वाला आ रहा है। दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है पर प्लेन के परपेंडिकुलर वो केवल ई कॉस थीटा वाली हो रही है, राइट। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या पता लग रहा है कि केवल और केवल ई कॉस थीटा वाली पास हो रही है परपेंडिकुलर। तो यहां से हमने क्या रिलेशन निकाला कि जो फाई है मेरा, जो इन दोनों के प्रोपोर्शनल तो था और वेरी कैसे कर रहा है? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। व्हाट इज ई वेक्टर? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड व्हाट इज ए वेक्टर? ए इज एरिया वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया? समझ में आया? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और थी और हमारी जो प्लेन की डायरेक्शन है, एरिया की डायरेक्शन है, वो कुछ और थी, तो हमने क्या देखा, इसका cos थीटा वाला कंपोनेंट आ रहा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ई वेक्टर, तो इसका cos थीटा वाला कंपोनेंट आ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं इनका डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, राइट। तो ये होता है मेरा फ्लक्स, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए,
राइट, इतनी चीज समझ आई फ्लक्स क्या होता है, बहुत बढ़िया। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, अब थोड़े फ्लक्स की चीजें पता करी। कैसे पता करी, ये तो पता लग गया। अब हमने क्या देखा, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस के लिए बात करते हैं कि फ्लक्स कैसे निकल रहा है, राइट। तो हम आ जाते हैं फॉर ओपन सरफेस, ठीक है, फॉर ओपन सरफेस। ओपन सरफेस सबको पता लग गया, बार बार नहीं बताना पड़ेगा। ओपन सरफेस कौन सा हो जाएगा, 2D वाली सरफेस है जिसपे एरिया वेक्टर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब इसमें मैंने आपको 3 कंडीशन बताई, सुनो। अगर मेरा प्लेन कुछ इस टाइप का बना हुआ है, राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ। तो हम इधर जब निकालेंगे फ्लक्स तो क्या निकालेंगे, फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो क्या निकल के आएगा, ई ए कॉस थीटा। एंड व्हाट इज थीटा हियर, थीटा कितना हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर और प्लेन का जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन भी इधर, तो वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो ई ए कॉस 0 डिग्री, दैट इज ई ए। बोलो समझ आया, बिल्कुल। अब सुनना, इस केस में क्या आएगा, वही सेम केस बता रहा हूं मैं आपको। क्या आएगा इस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी सीधे है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, लेकिन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि प्लेन मेरा अब ऐसा है, प्लेन मेरा अब ऐसा है, तो एरिया तो ऐसा है डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कुछ इस डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लूंगा, परपेंडिकुलर वाला, जो कि क्या आएगा मेरा इस डायरेक्शन में, बताएगा कोई, है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, है ना, वही आ जाएगा। इसके 2 कंपोनेंट आएंगे। अब मान लो इन्हें थीटा एंगल कहां से दे रखा है, यही दे रखा है थीटा, देख लो ये दे रखा है थीटा एंगल, राइट। इन्हें थीटा दूसरा दे रखा है, एक सेकेंड, ओके, उनने ये थीटा, यही थीटा दे रखा है, देखो मिटा नहीं रहा हूं मैं, वही थीटा दे रखा है, ठीक है। तो ये थीटा दे रखा है, तो इसका एक कंपोनेंट क्या आएगा, ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, वो कि ई साइन थीटा। बोलो समझ आया। तो ई साइन थीटा की वजह से वो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा ही नहीं। ई साइन थीटा वाला प्लेन के ऐसे निकल गया नॉर्मल की तरफ, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, तो ई वेक्टर डॉट ई ए वेक्टर। बोलो समझ आया। एंड सेम कंडीशन, अगर मेरी प्लेन ऐसा बना हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पास कर रही हैं, तो इसको भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे, इस कंडीशन में बताओ जरा बच्चों, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ऐसे जा रही है, क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया से पास होगी, कोई भी पास होगी, नहीं होगी। तो इसमें क्या आएगा, अगर फॉर्मूले से भी करोगे, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए वेक्टर, राइट, ई ए कॉस थीटा, ए वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कॉस 90 डिग्री, तो यहां से कितना आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा। बोलो समझ आया, बोलो समझ आया, 0 कैसे आया, ठीक है, ये चीज तो हमें समझ आ गई। अब हम बताएंगे ओपन सरफेसेस के लिए, ओपन सरफेस के तो हो गया, अब आ जाते हैं क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्लोज सरफेस के लिए ऑलवेज परपेंडिकुलर आपको बता दिया था मैंने, बिल्कुल बता दिया था। अच्छा एक चीज बताओ, अगर क्लोज सरफेस में मेरे को स्फीयर दिया हुआ है, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटसाइड। यहां पर इसके परपेंडिकुलर, यहां देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, इसकी बात करोगे तो क्या होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बोलो समझ आया, ठीक है। तो ये चीज समझने के बाद अब हम आ जाते हैं फॉर क्लोज सरफेस। अगर क्लोज सरफेस आपको दी गई है तो आप कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक आ गया हमारा फॉर क्लोज्ड सरफेसेस, ठीक है। अब सुनना, क्लोज सरफेस के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं, मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक क्यूब मान लेते हैं, ठीक है। क्यूब की वजह से हम फाइंड करके देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। चलो, तो मैं क्या बोलता हूँ, क्यूब बनाता हूं पहले, ये रहा मेरा एक क्यूब, ठीक है, एंड दिस इज माय क्यूब, एंड इसकी मैं एक्सिस बनाता हूं पहले, ये रही मेरी एक्स एक्सिस, ये रही मेरी वाई एक्सिस। एक्सिस ही गलत बता दी सर आपने, सर आप क्या करा रहे हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बोलो समझ आया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो समथिंग इस डायरेक्शन में है, ऐसे,
इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। एंड इसकी ये क्या है मेरा एक क्यूब, और इसकी साइड कितनी है, इस क्यूब की साइड है बच्चों, यहां ध्यान रखना ए, ठीक है। ए साइड मान लो या एल मान लो, ए मान लो आप, चलो एल मान लो, छोड़ो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स के अलोंग है। अब मेरे को ये मत समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इधर ही इधर है, वो पूरे प्लेन में है, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। अब हमसे क्या बोला गया है, बताओ इसमें नेट फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा इस पूरी क्लोज्ड सरफेस से, ये पूरा क्लोज्ड जो क्यूब है इसमें से नेट फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा, ठीक है। तो हमें फाई नेट बताना है। अब फाई नेट कैसे बताएंगे, हम एक काम करते हैं, पूरे में से तो कैसे बता पाएंगे, हर सरफेस से कितना निकल रहा है वो पता कर लेते हैं, तो वहां से हमें फाई नेट निकल जाएगा। बोलो गलत बोल रहा हूं क्या, बिल्कुल सही है। अब सरफेसेस को नंबरिंग कर दो पहले, सबसे पहले देखो मैं नंबरिंग किसको करता हूं, इनको कर देता हूं। देखो पहला वाला हो गया मेरा इस साइड वाला, इस साइड वाला पहला, ये ऊपर वाला दूसरा, ये तीसरा। आपको दिख भी रहा है मैं कौन सी नंबरिंग कर रहा हूं, बिल्कुल। ये हो गया मेरी पहली सरफेस, ये हो गया दूसरी सरफेस, ये तीसरी सरफेस, एंड ये कौन सी वाली, ये पहली दूसरी तीसरी चौथी, चौथी कौन सी है, नीचे वाली। अब कौन सी बची, ये सामने वाली और इधर वाली। देखो मैंने नंबरिंग क्या करी, नंबरिंग कैसे करी, इस साइड वाले क्यूब की सरफेस को मैंने 1 दे दिया, ऊपर वाले को 2, इसको 3, इसको 4। अब कौन कौन सी बची, सामने वाली और इधर वाली। मैंने सामने वाले को 5 बोल देता हूं, मतलब सामने वाले को 5 और इधर वाले को 6, वो आप समझेंगे, ठीक है। अब सुनना, अब मैं बात करूंगा फ्लक्स पासिंग थ्रू फर्स्ट सरफेस, पहली सरफेस से क्या फ्लक्स निकल रहा है, तो वो क्या होगा, ई डॉट ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर पहली सरफेस की बात करूं बच्चों, क्या मैं इस पहली सरफेस को बाहर निकाल लूं, ठीक है निकाल लेता हूं। इसमें से अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन कहां पर आएगी, देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं आएगी, वो तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी होगा। ये आपको दिख रहा है कि नहीं, कि ये भी बताना पड़ेगा कि ई डॉट ए क्या आएगा, एक स्केलर आएगी वैल्यू, और यही स्केलर वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स होगी। क्योंकि ई का अगर किसी भी दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो क्या आता है, मेरा एक स्केलर क्वांटिटी, राइट। चलो ये चीज समझ आई। अब देखो मैंने 1 वाले को बाहर निकाल लिया, 1 वाले को मैंने बाहर निकाल लिया, जानबूझ के निकाल लिया, जिससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा कि 1 वाला कौन सा है, कोई गलत मान के बैठा हो तो। ये मैंने 1 वाले का सरफेस बाहर निकाल लिया। अब सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा कोई, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी बच्चों इस तरफ, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। पूछो क्यों, अभी मैंने बताया जब क्लोज सरफेस की मैं बात करूंगा तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड, हमेशा आउटवर्ड टू द सरफेस। क्यों, क्योंकि क्लोज्ड है, इसकी डायरेक्शन यहां भी हो सकती है यहां भी, लेकिन हम कौन सी लेंगे, बाहर वाली, क्योंकि ये सरफेस क्लोज्ड है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर, इनके बीच में बनने वाला एंगल 180 डिग्री, राइट। तो कितना आएगा, निकालो जरा, फाई पहली वाली सरफेस की वजह से कितना आएगा, फ्लक्स कितना निकलेगा, ई ए कॉस थीटा। एंड व्हाट इज कॉस थीटा, ई तो मेरा दिया, ये केवल ई दिया है, एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं एरिया, बिल्कुल। कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 कितना होता है, -1, माइनस ई एल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा फाई 1, ठीक है। सेम बच्चों फाई 2 निकाल के देखो, दूसरे वाले की वजह से, देखो दूसरे वाले की वजह से यहां निकालू, किस टाइप का आएगा, देखो यहीं देखो, यहीं देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इस तरफ, तो क्या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री नहीं बन रहा, और cos 90 क्या होगा, 0। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, फाई 2 मेरा 0 आएगा। सेम एक चीज और देखो, फाई 4 के लिए एरिया की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, क्या यहां भी 90 बन रहा है, बिल्कुल। फाई 4 भी मेरा 0 आ जाएगा, मतलब फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 4, चौथी वाली सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, वो है 0। और देखो फील्ड भी है, कोई सरफेस ऐसी रखी हुई है 4th वाली और लाइंस जा रही हैं ऐसे, क्या इस सरफेस में से कुछ पास होगा, अरे ये रखा हुआ है और लाइंस जा रही है कुछ ऐसे, क्या इस सरफेस में से कुछ पास होगा, नहीं होगा। और वहीं सरफेस अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर जाती सरफेस से, बिल्कुल कर जाती। यहीं मैं 3 की बात करूं तो आप देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर जो आने वाला है फाई 3 क्या आएगा बच्चों, फाई 3 वो कितना आ जाएगा, ई ए एंड कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1।
तो यहाँ से फाई 3 कितना आ जाएगा EL²। बोलो समझ आया? ठीक है। अब दो सरफेसेस और बची, इस साइड वाली और उस साइड वाली। अब मुझे एक चीज देखना, फील कराऊं, इस साइड वाली का फील कराता हूं। एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, ये रहा मेरा एरिया वेक्टर, देखो ये रहा मेरा एरिया वेक्टर जो पेन पकड़ा हूं, आपकी तरफ एरिया वेक्टर है, और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर। एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल मतलब फ्लक्स कितना पास करेगा इस सरफेस से? फिफ्थ वाली से 0 एंड सिक्स्थ वाली से भी 0। बात तो वही रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, सही है। तो यहां केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल के आ रहा है केवल दो सरफेसेस की वजह से आ रहा है, दैट इज 1 और 3, बाकी सबसे 0 आ रहा है। तो अगर मैं नेट फ्लक्स की बात करूं, फाई नेट, तो बाकी सबकी वजह से तो 0 हो गया, केवल फाई 1 और फाई 3 का ऐड हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 3 का ऐड हो जाएगा। अब फाई 1 क्या है मेरा? फाई 1 क्या है? माइनस EL², और फाई 2 क्या है? प्लस EL²। तो ये तो मेरा 0 आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, अगर किसी क्लोज्ड सरफेस की हम बात करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उसमें से पास हो रही हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। व्हाट डज दैट मीन सर? उसका मतलब ये हो गया कि हर पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस सरफेस से भी E निकल रही है, इससे भी E, यहाँ से भी E, यहाँ भी E, यहाँ भी, हर जगह यूनिफॉर्म है, हर जगह यूनिफॉर्म है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी भी क्लोज सरफेस की वजह से पूछा जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 0। उसमें से फ्लक्स लाइन 0 हो जाएंगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं बताओ जरा, फील करो। एक बात बताओ, ये क्यूब रखा हुआ है यहाँ पर, चलो इसको छोड़ो, अपन अगले वाले से फील करते हैं, ठीक है? चलो ये तो हो गया, ठीक है, अगले वाले से फील करके देखते हैं। अगले वाले से फील करके कैसे देखेंगे? सुनो, एक चीज बताओ बच्चों, मेरे पास एक सिलेंडर है, अगर मानो, ठीक है, एक ये सिलेंडर है मेरे पास, ऐसी मेरे पास एक क्लोज सरफेस दी गई है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी दी गई है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे दी गई है कुछ इसी टाइप से दी गई है, मान लो इस डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में है, कहाँ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस डायरेक्शन में दी गई है, मान लो, चलो ठीक है, E, समझ गए आप? E, और सिलेंडर मेरा ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर कौन सा आएगा? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। ये सिलेंडर रखा हुआ है, सिलेंड्रिकल एक कर्व्ड सरफेस है मेरे पास, एंड मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप से पास हो रही है इस सिलेंडर में से, ठीक है। ये क्या है? E, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे बताना, इस ऊपर वाली कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर, और वो भी कौन सा? आउटसाइड वाला। तो यही होगा कि नहीं होगा एरिया का? बिल्कुल। इस नीचे वाले की वजह से क्या होगा? नीचे की तरफ होगा, करेक्ट। और ये सरफेस की वजह से क्या होगा? जो इधर अगल बगल बना हुआ है ऐसा, समझना। इस कोने वाले की बात करूंगा तो ऑलवेज परपेंडिकुलर। अरे ये देखो, ये सरफेस कैसा बन रहा होगा? कुछ ना कुछ इस टाइप पे ही दिखेगा आपको। तो हमेशा जो एरिया वेक्टर आएगा वो क्या आएगा? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज, ऑलवेज परपेंडिकुलर बात की जाएगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर। समझ आया? तो ये तो परपेंडिकुलर है, ये तो परपेंडिकुलर, तो हमेशा इधर गए तो परपेंडिकुलर, इधर गए तो परपेंडिकुलर। ये सिलेंडर है, सिलेंडर है, सिलेंडर के चारों ओर समझ रहे हो आप, ऐसा बना होगा बिल्कुल एक स्फेरिकल शेल टाइप का। इस पॉइंट के अबाउट एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 0, इधर इधर 0 क्योंकि 90 डिग्री। इस सरफेस की वजह से इधर एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो हमेशा 0। किसकी वजह से आएंगी? केवल इसकी वजह से आएगी और इसकी वजह से आएगी। अब सुनना, ऊपर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर इधर, नीचे वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर है, एरिया वेक्टर इधर है। तो इसकी वजह से जो मेरा फाई आएगा वो कितना आएगा? फाई 1 E A cos ऑफ 0 y 0, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो E A आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फाई 2 की, तो वो क्या आएगा? E A cos 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना आएगा? माइनस E A। अब जब नेट की बात करोगे तो अभी भी कितना निकल के आएगा? E A माइनस E A इज इक्वल्स टू 0। बोलो समझ आई ये चीज़? ये चीज़ समझ आई कि हमेशा अगर क्लोज सरफेस है
और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रही है, चाहे कैसे भी निकले, तो आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस विल बी 0। बोलो ये चीज समझ आई, अच्छे से समझ आई, चलो बढ़िया। अब इस चीज को मिटा देते हैं। तो एक्चुअल में बच्चों हम कर क्या रहे हैं, हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं। हमने एक ओपन सरफेस से बात कर लिया, दैट मीन्स हमने एक ओपन सरफेस का मतलब 2D सरफेस से बात कर ली, ठीक है। उससे फ्लक्स कैसे निकलेगा, E डॉट ए से हम निकाल देंगे, बहुत बढ़िया सर। क्लोज सरफेस की बात करी तो हमेशा एरिया वेक्टर आउटसाइड लेना है, उसकी वजह से भी हम फ्लक्स निकाल लेंगे। एक चीज और सीखी, क्या सीखी, कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है और हमारी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां से भी हम क्या बोलेंगे, नेट फ्लक्स 0 होगा, लेकिन पर सरफेस कुछ ना कुछ होगा। बोलो समझ आया, ठीक है। अब मैं एक काम क्या करता हूं बच्चों, एक चीज बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कहां से आ रही होंगी, किसी चार्ज से आ रही होंगी, पक्का आ रही होंगी, ठीक है। किसी चार्ज से वो आ रही होंगी, तो मैंने क्या बोला, किसी चार्ज से आ रही होंगी, तो मैंने बोला मैंने एक चार्ज लिया बच्चों, एक चार्ज, मैंने क्या बोला, मैंने एक चार्ज लिया और इस चार्ज को, चलो इस चार्ज को मैं ऐसे ही लगाता हूं, ठीक है। मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और इस चार्ज को मैंने क्या किया, एक स्फेरिकल सरफेस में क्लोज करके रख दिया, एक स्फेरिकल सरफेस में क्लोज करके रख दिया। तो ये सरफेस कैसी हो गई, एक क्लोज्ड सरफेस हो गई, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इस चार्ज की वजह से क्या प्रोड्यूस होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक लाइंस आएंगी कि नहीं आएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे आ रही हैं, चार्ज की वजह से ही आती। अब मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस की जगह चार्ज रख दिया, राइट। अब मुझसे पूछा गया है, बताओ इस क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ठीक है। अब फ्लक्स बात करने के लिए हम क्या बोलेंगे, सर अभी तो हमने फ्लक्स यही पढ़ा है कि फाई इक्वल्स टू ई डॉट ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, ठीक है, सही बात है बच्चों। अब सुनना मेरी एक चीज बात, हम उस टाइम पर क्या करते थे, एरिया का क्या करते थे, एरिया वेक्टर जो निकालते थे वो भी कांस्टेंट होता था। कैसे कांस्टेंट होता था, बताओ। देखो मानो अगर मुझे इसको हर जगह से लेना है तो क्या एरिया की डायरेक्शन कांस्टेंट होगी, नहीं होगी। देखो यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एरिया लूंगा तो यहाँ से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ होगी बच्चों, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही होगी ई, और एरिया का वेक्टर कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में ही होगा, जो कि छोटा सा एरिया डी ए की डायरेक्शन बता रहा है, राइट। चलो मैं ग्रीन से बनाता हूँ इसको, छोटा सा डी ए का डायरेक्शन ये ग्रीन वाला सिंबल बता रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ तो हर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग है, क्या यहाँ एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात, बिल्कुल। अरे मेरी बात समझो आप लोग। अभी आपने जो स्क्वायर वाला सीन किया था, तो इस पूरी सरफेस में से जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है हमेशा इधर है, समझ रहे हो, कभी चेंज हो रही है कि नहीं, नहीं हो रही। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि हर जगह एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर जगह एरिया वेक्टर। आपको इधर देखना है तो इधर के लिए क्या करोगे, आप एक एरिया काटोगे, छोटा सा एरिया काट लो मान लो, तो इस डायरेक्शन में क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अब ये मत बोलना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे कैसे क्यों आ रही है, भाई पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द चार्ज आती है और रेडियली आउटवर्ड आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही तो आएंगी कि नहीं आएंगी। तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कांस्टेंट है, सच बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है बच्चों, लेकिन डायरेक्शन वाइज अलग है, डायरेक्शन वाइज अलग है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर 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 इधर, समझ में आया। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो कैसे पता करें, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करता हूं, एक छोटा सा एरिया काटता हूं, छोटा सा एरिया, उसमें से कुछ लाइन पास कर रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या होगी, ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस पॉइंट पे अलग होगी क्या, नहीं होगी। एक स्फेरिकल सरफेस माना है जिसका रेडियस क्या है बच्चों, आर, ठीक है। ये एक छोटा सा चार्ज इसके अंदर रखा हुआ है और इसका रेडियस क्या है, आर। बोलो समझ आया, ठीक है। आप मुझे बताओ इस सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, क्या यही होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर की जगह क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। चलो ये तो मेरे को सही पता लग गई, चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस आर पे यही होगी।
और डायरेक्शन हमेशा एरिया के डायरेक्शन के अलोंग। तो अब मुझे क्या करना है, इस पूरी सरफेस में से फ्लक्स कैसे पास कर रहा है वो निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, छोटा सा मैंने एरिया काटा डी है, उसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, जो क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकल रही होगी। तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स भी कैसा होगा, छोटा सा फ्लक्स डी फाई, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर और एरिया डी ए। बोलो समझ आया। एंड कॉस 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, देखो जब मैंने छोटा सा एक काटा ना एरिया, छोटा सा एक काटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर और उस एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या 0 डिग्री बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो यहाँ से डी फाइव इक्वल्स टू ई डी ए आ गया। सुनना बच्चों, अगर मैं इस पूरे सरफेस में से फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो कैसे छोटे 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 हर जगह काट लूं, है ना। तो हर बार छोटे छोटे की वजह से क्या आएगा, डी फाइव इक्वल्स टू ई डी ए, छोटा सा एरिया वेक्टर, फिर यही आएगा डी फाइव इक्वल्स टू ई डी ए, है ना। तो एट दी एंड क्या करना है, समेशन करना है। जब पूरे का जैसे सेम चीज मैं यहाँ करूं, क्या करूं, एक छोटा सा एरिया काटो, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है वो क्या होगी, ई, और इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन डी ए, करेक्ट। तो यहां से भी जो डी फाइव निकल के आएगा वो क्या आएगा, ई डी ए, है ना। ऐसा हर जगह से काटूं एंड सबका समेशन कर दूं, सबका समेशन कर दूं। तो एक्चुअली मैं करके आ रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं, राइट। ये चीज समझ आई, ठीक है। तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, समेशन, एंड व्हाट इज समेशन, समेशन इज इंटीग्रेशन ई डी ए, ठीक है। ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा बच्चों, ये चीज याद रखना, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड होगा, क्योंकि अभी हमने जो बात करी है वो केवल एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करी है। यहाँ भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट ई की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, लेकिन किसी किसी केस में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, क्या कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं क्या लिख दूं, यहाँ पर सुनना, यहाँ पर मैं कर दूं इसको ई नॉट एक्स स्क्वायर आई कैप। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जो भी है वो वेरी करने लगेगी एक्स स्क्वायर के टर्म्स में, ई इक्वल्स टू ई नॉट एक्स स्क्वायर। तो क्या मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अलोंग जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे चेंज होगी, बिल्कुल। तो उस टाइम आप फ्लक्स कैसे निकालोगे, डी फाइव इक्वल्स टू ई डी ए, जो भी चीज है उसको लिख दोगे वहां पर एंड इंटीग्रेट कर दोगे, राइट। चलो ये चीज तो समझ आ गई होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी आपको आता है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पर हटाते हैं एंड यहाँ पर ई की डायरेक्शन क्या आती, इसको लगा के आगे बढ़ते हैं। चलो अब सुनना, क्या यहां से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लूं, बिल्कुल इस केस में निकाल लूं, क्यों, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है, एंड व्हाट इज दैट, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से डी फाइव जो पूरा एडिशन होके आएगा वो फाइव आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बाहर निकाल दी और अंदर क्या बचा, डी ए, और ये डी ए भी पूरा एडिशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, छोटा 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 एडिशन हर किसी का, है ना, छोटा 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 एरिया डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो डी ए का इंटीग्रेशन कर देंगे। चलो ऐसे देख लो, ऐसे देखो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो मेरी बात समझो, डी फाइव को ऐसे ही लिख दो इंटीग्रेशन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक कांस्टेंट है मेरी वैल्यू वाइज, और इसको डी ए कर दो, टोटल डी फाइव मिला के क्या आ जाएगा मेरा, फाइव, जो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। ई क्या है मेरा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऐड होके, जो कि एरिया ऑफ दिस स्फीयर होगा। इस स्फीयर का एरिया क्या होगा बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो समझ आया, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फाइव जो मेरे पास आएगा वो क्या आएगा, के की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/4 पाई ई नॉट क्यू इंटू 4 पाई। तो यहाँ से जो क्यू निकल के आ रहा है, मेरा जो फ्लक्स निकल के आ रहा है वो आ रहा है क्यू अपॉन ई नॉट, क्यू अपॉन ई नॉट। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो फ्लक्स पास होता है, अगर किसी एक क्लोज्ड सरफेस में, किसी एक क्लोज्ड सरफेस में अगर मैं कोई भी चार्ज रखता हूँ तो उसकी वजह से जो फ्लक्स पास होता है पूरी सरफेस में से वो होता है Q अपॉन ई नॉट। और ये कुछ नहीं है बच्चों, यही आपका गॉस लॉ है, यही आपका गॉस लॉ है, यही आपको पढ़ना था, यही आपको पढ़ना था। ये चीज़ गॉस ने दी थी, ये चीज़ गॉस ने दी थी। हमने तो देखो नॉर्मली इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका देखा, कैसे, ई डॉट ए वेक्टर, राइट, यहाँ से पता लगा। तो चाहे कैसी भी सरफेस हो हम निकालना सीख गए,
है ना। नॉर्मल सरफेस थी एक, मतलब नॉर्मल प्लेन सरफेस, ओपन सरफेस, तो वहां से निकालना सीख गए, कैसे निकालेंगे, ई डॉट ए से निकाल देते थे, राइट। ठीक है, फिर हमने क्लोज सरफेस के लिए बात करी, वहां भी हम निकालना सीख गए। लेकिन अब हमने क्या किया, एक चार्ज को, अगर किसी एक चार्ज है और किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो उस चार्ज की वजह से उस सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, वो होगा Q अपॉन ई नॉट। ये चीज आप याद रखोगे, क्या होगा, Q अपॉन ई नॉट। ये चीज थी हमारे गॉस भैया ने दी थी। ठीक है, चलो तो अब देख लेते हैं गॉस लॉ हमसे बोलते क्या है। गॉस लॉ हमसे बोलते क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं सबसे पहले। गॉस लॉ हमसे बोलते हैं, या गॉस भैया हमसे बोलते हैं, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the net electric flux passing through the net electric flux passing through the closed surface is 1 upon E naught times one upon E naught times 1 upon E naught times the net charge enclosed by the surface। हमारे गॉस भैया क्या बोलते हैं कि अगर कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर उस किसी भी क्लोज सरफेस की वजह से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा, टोटल फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस की वजह से, चाहे किसी भी साइज की हो, शेप की हो, कोई मतलब नहीं है, उसमें से जो फ्लक्स पास होगा Q अपॉन ई नॉट होगा, और वो क्या होगा, जो नेट चार्ज है। समझ आया। The net electric flux passing through the closed surface is 1 upon Q naught time the net charge placed inside the closed surface। उनका मतलब है, फिर से बोल देता हूं एक बार बेटा, कि मान लो कोई भी सरफेस है, कैसी भी सरफेस है, अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज रखा हुआ है, मान लो Q चार्ज रखा हुआ है, तो उस सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो Q अपॉन ई नॉट टाइम्स होगा, है ना। अब बात क्या बोली उन्हें, नेट फ्लक्स। तो यहां से उनकी चीज को समझना, इनने क्या बोला, फाई जो होगा वो भी किसकी वजह से, क्लोज्ड सरफेस। इनने केवल और केवल क्लोज सरफेस की बात बोली है बच्चों, ओपन सरफेस की बात नहीं बोली इनने, केवल और केवल क्लोज सरफेस की बात बोली है। वो क्या होगा, Q अपॉन ई नॉट। Q अपॉन ई नॉट, बोलो इतना याद रखोगे, तरीके से याद रखोगे इस चीज को, चलो बढ़िया है। तो इनके कहने के हिसाब से तो मैं ये बात मान लूं बच्चों कि अगर Q चार्ज मेरा, एक पॉजिटिव Q चार्ज किसी स्फीयर में रखा था, तो मेरा कितना निकल के आ रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Q अपॉन ई नॉट। अगर इसी Q चार्ज को किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर, अगर ट्राइंगुलर सरफेस है उसके अंदर Q चार्ज रखा है प्लस का, तो इसकी वजह से फ्लक्स क्या आएगा बच्चों, Q अपॉन ई नॉट। इनका कहना ये था। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी क्लोज सरफेस है, ये लो क्लोज सरफेस कैसी भी बना दी, ये क्लोज्ड है, इसके अंदर कोई चार्ज Q रखा है प्लस का, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा मेरा, Q अपॉन ई नॉट। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा उन्होंने खुद प्रूफ किया। कैसे किया देखो, यहां पर उन्होंने क्या किया, क्लोज्ड सरफेस के अंदर एक चार्ज रखा हुआ था, तो एक्चुअल में क्या ये किसी चीज पे डिपेंडेंट आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या आ रहा है, Q अपॉन ई नॉट, केवल चार्ज की वैल्यू आ रही है और एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, दैट्स इट, ई नॉट। तो या क्या कहीं ये एरिया पे या उसके शेप पे, साइज पे कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं। अब आप बोलोगे सर स्फीयर के केस में आपने निकाल के देखा, आप एक बार इस केस में निकाल के देख लीजिए जो आप कर रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल वाला, इसमें क्या निकल के आएगा। तो बच्चों इसके लिए भी मैं कर देता, लेकिन बात इतनी सी है, इसके लिए भी आप निकालोगे ना, मान लो अगर कोई स्क्वायर दिया हुआ है, उस स्क्वायर के अंदर ये ट्राइंगल नहीं है, ये कोन टाइप का, मतलब क्लोज्ड सरफेस है, ये क्लोज्ड सरफेस है, ये स्फीयर है, ये भी एक गोला टाइप का है, ये भी एक क्यूब टाइप का है। मान लो एक क्यूब है, लो मैं क्यूब बना दूं, ये क्यूब है, ये एक मेरी क्लोज्ड सरफेस है। अगर इसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है Q नॉट प्लस का Q नॉट,
तो इसकी वजह से भी जो फ्लक्स आएगा बच्चों वो आएगा Q अपॉन ई नॉट। इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो आएगा Q अपॉन ई नॉट। ठीक है, अब इसका क्या है ना, मैथमेटिक्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। इसी वजह से बोलते हैं कि गॉस लॉ को जब अप्लाई किया जाता है ना तो बहुत सोच समझ कर तरीके से अप्लाई किया जाता है, ऐसे ही कहीं नहीं कर देते। लेकिन अगर इसको भी कैसे भी तिगड़म लगा के हम सॉल्व करेंगे तो एट दी एंड जो फ्लक्स आएगा Q अपॉन ई नॉट आएगा, हर कुछ कट पिटा जाएगा, हर कुछ कट पिटा जाएगा। बोलो ये चीज समझ आई? चलो बहुत बढ़िया, इतनी चीज समझ आई तो अपन आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि अप्लाई कब कब कर सकते हैं अपन गॉस लॉ को। जरूरी है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन यूज होती है। एप्लीकेशन कैसे यूज होती है? एप्लीकेशन कुछ इस टाइप से यूज होती है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। हम बड़ी बड़ी चीज़ों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना क्या बोलते हैं? हम बड़ी बड़ी चीज़ों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम मेहनत करते हैं, है ना, डेरिवेशन करते हैं, इवन हम लोग उसका इंटीग्रेशन करते हैं, सारी चीज़ें निकालते हैं ना। इससे आसान हो गई चीज़ें। इससे आसान कैसे चीज़ें हो गई कि हमें क्या पता है, कोई भी एक चार्ज डेंसिटी दी हुई है, मान लो एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज दिया हुआ है या प्लस चार्ज दिया हो, एक चार्ज या दो चार्ज दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उस पर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, एक क्लोज सरफेस बनाएंगे, इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे और उस चार्ज को पूरा क्लोज्ड कर देंगे। तो एक चीज़ तो हम गॉस लॉ से बोल सकते हैं कि जो नेट चार्ज उसके अंदर है उसकी वजह से फ्लक्स आ रहा है, Q अपॉन ई नॉट आ रहा है, एंड दैट इज समथिंग इक्वल टू ई डी ए। आप समझे मेरी बात? देखो आओ इधर आओ, हम क्या बोलेंगे, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, मान लो कोई सिस्टम दिया है चार्ज का, कोई सिस्टम दिया है चार्ज का। अच्छा एक चीज़ और बताओ बच्चों, अगर मेरे पास ये कोई स्फीयर है, उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है प्लस Q एंड प्लस Q1 एंड प्लस Q2 एंड माइनस Q3, तो इसकी वजह से जो नेट फ्लक्स पास होगा इस सरफेस से वो क्या आएगा, नेट चार्ज इसके अंदर है क्या, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 अपॉन ई नॉट। बोलो ये चीज समझ आई? ये चीज समझ आई कि नहीं? ठीक है, अब सुनना, हमसे ये चीज तो हम फ्लक्स निकाल ही देंगे। अब मान लो कि कुछ ऐसा एरिया दिया गया है, मान लो एक हमको एक क्यूब ही दिया गया है, ठीक है, क्यूब दिया गया है, ठीक है, मान लो क्यूब दिया गया है, ये रखा है मेरा क्यूब बच्चों, ठीक है। मान लो इस क्यूब के अंदर दो चार्जेस दिए गए हैं, उनने दो चार्जेस रख दिए, एक प्लस Q1 और एक प्लस Q2 इस क्यूब के अंदर रख दिए उनने, ठीक है, उनकी मर्जी थी रख दिए। अब हमसे बोला गया, मान लो हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इस पॉइंट की या किसी भी पॉइंट की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो हम क्या से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम बोलेंगे एक तो गॉसियन सरफेस हमने बनाई, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या बोल देंगे, Q1 प्लस Q2 नेट चार्ज इनसाइड दैट अपॉन ई नॉट, ये हमारा फ्लक्स हो गया, ठीक है। एक डेफिनेशन और है फ्लक्स की कि डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए। बोलो ये चीज़ भी सबको पता है। और यहाँ डी फाई की जगह अपन क्या रख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 अपॉन ई नॉट, और यहाँ पर केवल हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आएगी, बस एरिया वेक्टर से हमें इंटीग्रेट करना है। लेकिन अगर ये इतना आसान होता तो सब कुछ गॉस लॉ से निकल आता, राइट, वो चीज़ ही वैल्यूएबल नहीं है। तो इसी चीज़ को पता करने के लिए हमने क्या बोला, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए कि गॉस लॉ को कब कब अप्लाई किया जा सकता है, राइट, कब कब अप्लाई किया जा सकता है। पहला पॉइंट, द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन सरफेस जो है ऑलवेज सिमेट्रिक होना चाहिए चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, ये चीज समझ आई है ना। दूसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन गॉसियन सरफेस। देखो गॉस लॉ लगाना इतना आसान नहीं है, वैलिड हर जगह है लेकिन लगाना आसान नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? अब मान लो आपने एक चार्ज रखा हुआ है, मान लो आपके पास एक चार्ज है प्लस Q, मैंने इसका जब स्फेरिकल शेप बनाया था तो क्यों बनाया था, इस वजह से बनाया था क्योंकि हर जगह अगर आप देखोगे इस चार्ज की इस गॉसियन सरफेस से डिस्टेंस बराबर थी, r डिस्टेंस, यहाँ से भी r, यहाँ से भी r। तो क्या ये गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक नहीं थी अबाउट द चार्ज? देखो द गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो भी चार्ज था उससे ये गॉसियन सरफेस एक सिमेट्रिक थी कि नहीं? बिल्कुल, एक r दूरी पे थी। क्या हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी सेम थी? E बिल्कुल सेम थी। तो इस टाइप से हमें एक निकालने के लिए तरीके से इस टाइप से हमें बनाना पड़ेगा, राइट। चलो
ये चीज समझ आई? ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ मेरे को, हम गॉस लॉ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं चीजों को। अब कैसे निकाल सकते हैं सुनो, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी। जैसे हमको बोला गया है, मान लो कि हमें एक सिलेंडर दिया गया है, और एक सिलेंडर का जो नीचे का हिस्सा है ये मेरा क्लोज्ड है और ऊपर सिलेंडर क्लोज्ड नहीं है, और यहां पर एक चार्ज रखा गया है, राइट? यहां पर एक चार्ज रखा गया है। कैसा? ये रहा एक मेरा सिलेंडर, नीचे का हिस्सा इसका क्लोज्ड है और ऊपर क्या रखा गया है, एक, और ये ओपन है। यहां पर एक चार्ज रखा गया है प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through this या passing through cylinder, राइट? ये हमसे पूछा गया बच्चों, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे बताओ, इसको हम कैसे करेंगे मुझे बताओ, इसको हम कैसे करेंगे? देखो इसको करने के लिए हमने क्या देखा, हमने कहा फ्लक्स या तो हम कैसे निकालें बच्चों, या तो हम वही प्रोसेस करते रहें, ईडीए है ना, फाई निकालने के लिए यहां से देखेंगे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम नहीं आएगी, ध्यान रखना। क्यों नहीं आएगी? ध्यान करो, यहां से यहां तक की दूरी, इस जगह कुछ और आएगी, इस जगह कुछ और आएगी, है ना, यहाँ कुछ और आएगी, यहाँ कुछ और आएगी, यहाँ कुछ और आएगी, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अब कॉन्स्टेंट नहीं रह जाएगी, क्योंकि हमारी जो सरफेस है कुछ इस टाइप की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिमेट्रिक बनाएंगे और क्या करेंगे, इसको हर जगह से सिमेट्रिक बनाएंगे और इसको क्लोज्ड करेंगे। क्लोज्ड करने के लिए मैंने क्या बोला, इसी जैसा सेम सिलेंडर मैं ऊपर की तरफ बना लेता हूं, एक इमेजिनरी सिलेंडर ऐसा क्लोज्ड, ठीक है। तो क्या आपको अभी एक चार्ज प्लस क्यू एक क्लोज्ड में दिख रहा है, एक क्लोज सरफेस में दिख रहा है, ठीक है। तो क्या ये सिमेट्री होगी कि नहीं होगी? देखो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे 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 ऐसे, सही है कि नहीं? सिमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा? ठीक है। लेकिन अगर आप सिंगल की वजह से फाइंड करते तो आपको दिक्कत हो जाती। आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, नहीं निकाल पाते, है ना। यहाँ से आपको आसानी क्या हुई फ्लक्स निकालने में, कि गॉस भैया बोलते हैं कि नेट चार्ज जो क्लोज सरफेस के अंदर है तो फ्लक्स कितना होगा, जो नेट चार्ज है डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो इस पूरी सरफेस की वजह से क्लोज सरफेस में से फ्लक्स कितना पास करेगा, फाई इक्वल्स टू जो क्लोज सरफेस की वजह से निकल रहा है वो क्या लिखोगे आप, Q अपॉन ई नॉट, राइट। अब ये Q अपॉन ई नॉट आपका आंसर है? नहीं है, ये तो पूरे में से निकल रहा है, क्लोज्ड में से। अब पूरे में से Q अपॉन ई नॉट निकल रहा है तो आधे में से कितना निकल रहा होगा, जो आपका क्वेश्चन था। तो फ्लक्स जो पास कर रहा है हमारा सिलेंडर में से, जो हमारा गिवन सिलेंडर था, जो हमारा आधा व्हाइट वाला जो सिलेंडर था, उसमें से क्या आ जाएगा, Q अपॉन 2 ई नॉट, दैट इज उसका आधा। बोलो समझ आया? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस चार्ज को एक क्लोज सरफेस के अंदर लाना है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना के, राइट। चलो इसका एक एग्जांपल करते हैं, आप लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। मान लो एक मेरे पास एक क्यूब है और इस क्यूब के ऊपर वाली टॉप साइड पर मैंने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू। बताओ इसकी वजह से फ्लक्स कितना पास करेगा, इस केवल एक क्यूब की वजह से? बता पाएगा कोई बच्चा? ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इसको क्लोज कर दो, हम गॉस लॉ का फायदा लेंगे। इसको पहले क्लोज कर दो, व्हाइट से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ बच्चों, है ना। एंड एक्चुअली में ये क्या है, मेरी एक इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं हम, इसको क्लोज कर देते हैं, राइट। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। देखो इसको जैसे ही क्लोज किया तो चारों ओर से चार्ज पैक हो गया, ठीक है। अब जो फ्लक्स आएगा, नेट फ्लक्स इससे पास हो रहा होगा, फाई नेट, वो कितना होगा, Q अपॉन ई नॉट। इसके अंदर चार्ज कितना है, ई नॉट, ठीक है। जब दोनों की वजह से चार्ज ई नॉट है तो एक क्यूब की वजह से कितना होगा, 1 क्यूब, जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन से, Q अपॉन 2 ई नॉट। सुनना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और एक ट्विस्ट लाता हूं इसी क्वेश्चन में। मान लो मेरे पास ये हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब में
इस क्यूब की अब एक साइड पर नहीं, एक एज पर मैं ये चीज रख रहा हूं। किस पर रख रहा हूं? देखो, एज बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इस लाइन पर मैं अब एक चार्ज रख रहा हूं, यहां पर प्लस क्यू। समझ आया कहां पे रखा है? इस लाइन पर रखा है। तो इस अब ये अभी तो ओपन है, ये तो अभी ओपन है, तो इस चार्ज को क्लोज कैसे करोगे आप? चार्ज को क्लोज कैसे करोगे? तभी तो आप गॉस लॉ लगा पाओगे। तो आप इमेजिनरी गॉसियन सर्फेसेस बनाओगे। कैसी? जो एक सिमेट्रिक हो। तो आप कैसे क्लोज करोगे? ये कोने पर रखा है, तो एक तो आप यहां बनाओगे, एक तो आप यहां बनाओगे। बिल्कुल सही है, चलो बढ़िया, ये चीज तो मैंने सही बना दी। एक आप यहां बनाओगे, एक इसके बगल में और बनाओगे, राइट, इसके बगल में और बनाओगे एक, राइट, और एक ये नीचे वाला भी बनेगा कंप्लीट। कैसे बनेगा वो? एक नीचे वाला भी कंप्लीट बनेगा। कौन सा वाला? ये नीचे वाला। इसको भी बना दूं? ठीक है, बना देते हैं। देखो, ऐसा और ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा, मतलब कुल मिला के आपके 4 बॉक्सेस बनेंगे, 1 2 3 और 4। बोलो समझ आया? अब ये पूरा चार्ज क्लोज हो गया। पूरा चार्ज क्लोज हो गया तो पूरी सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन ई नॉट। बोलो सही बात है? बिल्कुल। पूरे से इतना निकल रहा है तो एक से कितना पास हो रहा होगा व्हाइट वाले से? एक क्यूब से। ये कितने से निकल रहा है? क्यू बाई ई नॉट, 4 से। तो एक से कितना निकलेगा? 1/4, मतलब क्यू अपॉन 4 ई नॉट। बोलो समझ आया? समझ आया कि नहीं? बिल्कुल बढ़िया। ये तो आपने फ्लक्स की चीजें देख ली कि आप गॉस लॉ कैसे अप्लाई कर सकते हो, राइट। चलो अब आ जाते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और कैसे अप्लाई करना है, कैसे गॉसियन सरफेस बनाना है, वो भी आपको समझ आ गया। मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप गॉसियन सरफेस ऐसी बना देते हो जिसका आप, जहां पर सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं है, राइट, सिमेट्री ही नहीं है, तो क्या आपका कुछ फायदा होगा? आई नो आप ये चीज तो कर सकते हो कि सर सरफेस बनाओ, उससे क्या है, क्यू अपॉन ई नॉट तो होगा ही होगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन क्या उससे कोई फायदा मिलेगा आपको? फायदा कब मिलेगा? जब आप उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओ, है ना, तब आपको फायदा मिलेगा। अब देखो कैसे फायदा मिलेगा, मैं बताता हूँ। हम यहाँ पे एप्लीकेशंस पे आ गए और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों जल्दी, इस क्वेश्चन को करने से पहले, कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर अगर होता था, उस पर चार्ज फैला हुआ होता था प्लस, ठीक है, प्लस चार्ज मान लो फैला हुआ है, और इसकी लेंथ है इनफाइनाइट, इसकी लेंथ है इनफाइनाइट, ठीक है, तो इसकी वजह से किसी भी डिस्टेंस r पर, किसी भी डिस्टेंस r पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती थी वो कितनी आती थी? कैसे बताया था? पता करने का तरीका क्या बताया था, किसी को याद है? चलो मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो आती थी वो आती थी k लैम्डा ओवर r साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आई कैप। यही निकाला था आई कैप, यही निकाला था, ठीक है, माइनस k लैम्डा ओवर r cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 जे कैप। बोलो यही चीज आई थी निकल के? आई थी? चलो बिल्कुल आई थी। अब सुनना, यहां पर अपन निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं दोनों चीजों का फॉर्मूला लगाता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इस वजह से बात करते थे तो कितनी निकल के आती थी, कोई बताएगा? चलो डायरेक्टली बताओ, अब तो ये चीज आपको डेरिवेशन में आपको मिल जाएगी, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो चीज निकल के आती थी बच्चों, वो निकल के आती थी आपकी, इसकी वजह से क्या आती थी, देखो, इस वाले की वजह से क्या निकल के आती थी, इस डायरेक्शन में कुछ ना आएगी, कुछ ना कुछ ई नेट आती थी, और इधर क्या आती थी, के लैम्डा ओवर आर, और इस डायरेक्शन में के लैम्डा ओवर आर, राइट। इसकी वजह से, नीचे वाले की वजह से क्या आती थी, इस डायरेक्शन में कुछ, इस डायरेक्शन में एक आ जाएगी के लैम्डा ओवर आर और के लैम्डा ओवर आर। देखो जो ब्लू वाले को देखो, एक्चुअली यहां से आप थीटा नापते थे, ये थीटा 1 थीटा 2 क्या होता था, ऊपर वाला एंगल थीटा 1, नीचे वाला थीटा 2। थीटा 2 तो जीरो ही है क्योंकि हाथ आप खोल नहीं रहे हो, थीटा 2 जीरो रखो, 0 0 ये खत्म हो जाएगा। बात रही थीटा 1 की, थीटा 1 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री रखो के लैम्डा ओवर आर, यहाँ पे 90 डिग्री रखोगे तो क्या आएगा, 0, ये माइनस का आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या आएगा, ऊपर वाले की वजह से क्या आता था, ई, जो ऊपर वाले की वजह से बात कर रहे हैं, के लैम्डा ओवर आर साइन थीटा 1 साइन 90 डिग्री ऊपर की तरफ प्लस 0 आई कैप माइनस ऑफ
के लैम्डा ओवर आर, ये क्या हो जाएगा कॉस 0 1 माइनस 0, तो ये कितना हो जाता था, ई आता था मेरा के लैम्डा ओवर आर आई कैप माइनस के लैम्डा ओवर आर जे कैप। यही आ रहा है ब्लू का, आई कैप को के लैम्डा ओवर आर, के लैम्डा ओवर आर नीचे जे कैप ब्लू वाला, नीचे वाले की वजह से ऊपर के लैम्डा ओवर आर, के लैम्डा ओवर आर इधर, ये दोनों कैंसिल हो जाता था एंड नेट इस डायरेक्शन में बचता था, जो कि कितना आता था मेरा 2 के लैम्डा ओवर आर आई कैप। ठीक है, कुल मिला के मैंने आपको ये बताया कि इसका हमने अच्छा खासा डेरिवेशन किया था, तब जाके ये चीज निकल के आई थी। अब हम गॉस लॉ के थ्रू इसको बहुत इजी वे में समझेंगे। इजी वे में कैसे, मैं बता देता हूं आपको। हम क्या बोलेंगे, अब बना लेते हैं फिर से हम एक रॉड, और कैसी रॉड, इनफाइनाइट रॉड है। कैसी रॉड है बच्चों, एक इनफाइनाइट लेंथ की रॉड है, और इस पे चार्ज क्या फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज मान लो, राइट, पॉजिटिव चार्ज मेरा फैला हुआ है इस रॉड पर। ठीक है, अब एक्चुअली मैं चाहूं तो कोई भी गॉसियन सरफेस मान सकता हूं, कैसी भी उबड़ खाबड़, मान लो ये मान लूं मैं, कोई दिक्कत है, ऐसा मान लूं, लो कोई दिक्कत है, इस क्लोज सरफेस की वजह से भी इसके अंदर जो भी चार्ज होगा, मान लो इसके अंदर कुछ भी चार्ज है, उसकी वजह से फ्लक्स क्या निकलेगा, क्यू अपॉन ई नॉट। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह सेम होगी क्या, नहीं होगी, फिर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, मानो इसकी वजह से इस सरफेस की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अब देखना, यहां से यहां तक की दूरी मान लो कुछ है, और यहां से यहां तक की देखो कम है, यहाँ और ज्यादा है, यहाँ और ही ज्यादा है, तो क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं है। दिक्कत इसको नहीं होगी, दिक्कत तो सही है, उसके लिए तो सब सही है, लेकिन आपको दिक्कत होगी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे। तो आपको एक ऐसी सरफेस माननी है जो पहली बात तो सिमेट्रिक हो चार्ज के अलावा, मतलब उस चार्ज से उस सरफेस की हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम हो। दूसरी चीज आपको क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह की सेम हो। तो इसके लिए हम जो गॉसियन सरफेस मानते हैं, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या होता है, क्लोज्ड सरफेस जो होती थी ना, हमने गॉस लॉ देखा था, कहां गया हमारा गॉस लॉ, ये रहा गॉस लॉ। इसमें जो क्लोज सरफेस होती है ना, इसी को हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है। जो हम सरफेस मानते हैं ना, उसको हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, चलो आ गए हम यहां पर। तो हम यहां पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मानेंगे, ऐसी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब सुनना, गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस, ठीक है, और इस सिलेंडर की लेंथ क्या बोल देता हूं मैं, कुछ लेंथ होगी मेरी स्मॉल कैपिटल एल, सॉरी स्मॉल एल, ठीक है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, आर। अब सुनना, एक चीज मैंने आपको मिस कर दी इस सरफेस को बनाने से पहले, हमने एक्चुअली अभी जो फाइंड किया था वो किसी डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताई थी, सेम हमको अभी भी बताना है, किसी डिस्टेंस, यहां से किसी डिस्टेंस आर पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। ठीक है, किसी डिस्टेंस आर पर, और वो पॉइंट मान लो मेरा पी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इतने ही आर डिस्टेंस का एक मैं सिलेंडर मान लेता हूं, जो कि मेरा क्या होगा, एक गॉसियन सरफेस। ये मैंने एक सिलेंडर मान लिया। ठीक है, बताओ समझ आया, ये सिलेंडर मान लिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, इस सिलेंडर मानने में किसी को दिक्कत आ रही हो तो मुझे बताएं प्लीज। कोई बात नहीं, पूरा मिटर गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपन और अच्छे से बना लेंगे। देखो ये रहा मेरा पॉजिटिव चार्ज, पूरे रोड पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। होती है, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली अभी टाइम कुछ ज़्यादा हो रहा है एंड मैं भी थोड़ा परेशान हूँ, कोई बात नहीं, होता है, लेकिन पढ़ाना भी ज़रूरी है, पॉइंट है, राइट। ये इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, मुझे किसी डिस्टेंस आर पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैं क्या करूँगा, एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा जो कि सिलेंड्रिकल होगी, जो कि एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगी एंड सिमेट्रिक होगी। देखना, अब देखना, इसका रेडियस आर है, क्योंकि ये आर है तो ये भी आर है, सिलेंडर की रेडियस कितनी हो जाएगी, आर, राइट, एंड ये डिस्टेंस मैंने एल मान रखी है। और एक चीज आपको पता है, मान लीजिए पूरे की हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल इतनी गॉसियन सरफेस की वजह से बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर चार्ज कितना होगा वो कैसे पता करोगे,
देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने क्या देखा था, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स, वेयर लैम्डा इज दी लीनियर चार्ज डेंसिटी। बोलो लैम्डा क्या होता था मेरा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा मेरा होता था लीनियर चार्ज डेंसिटी। दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू, मान लो इसमें कितना चार्ज है, मान लो कुछ चार्ज क्यू है इसके अंदर, और लेंथ कितनी लेंथ में होगा, एल लेंथ में, ये मेरा अब लैम्डा हो जाएगा। बात तो वही है, डी क्यू छोटा सा चार्ज किसी डिस्टेंस डी एक्स में, तो क्यू चार्ज मान लेते हैं इसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है इसके अंदर किसी लेंथ एल में, ठीक है। तो इसकी वजह से सबसे पहले तो मेरे को एक चीज क्लियर करो कि इसके अंदर जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, जो भी चार्ज क्यू अंदर है अपॉन ई नॉट। बोलो पहली चीज क्लियर, क्योंकि ये एक मेरी गॉसियन सरफेस है, राइट, ठीक है। अब हर किसी की वजह से आप क्या करोगे, देखो ये गॉसियन सरफेस इतनी प्यारी है ना, इतनी प्यारी है कि इसके हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी। देखो इस चार्ज की वजह से इसका डिस्टेंस r, इस चार्ज की वजह से इसका डिस्टेंस r, हर चार्ज पार्टिकल की वजह से डिस्टेंस r। इस पॉइंट पर अगर मैं छोटा सा एरिया बनाऊंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर जो कि सेम होगी, क्योंकि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, छोटे की वजह से आर स्क्वायर, ई एरिया वेक्टर भी इधर, इसकी वजह से भी ई आएगा, इसकी वजह से भी ई आएगा, राइट। समझ आया कि नहीं। तो यहां से मैं जब फ्लक्स निकालने की बात करूंगा डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए से, तो यहाँ पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ जाएगी। क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए, ठीक है। अब डी फाई में ऑलरेडी निकाल चुका हूं, दैट इज क्यू अपॉन ई नॉट, राइट, क्यू अपॉन ई नॉट, क्योंकि हमें पता है ये हमने गॉस लॉ से निकाल लिया, राइट। हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक कांस्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो आप, एरिया वेक्टर का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह कांस्टेंट आएगी, क्योंकि मैंने गॉसियन सरफेस ही ऐसी मानी, ठीक है। क्यू अपॉन ई नॉट इज इक्वल्स टू ई, जो कि हमें फाइंड करना है, और एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा इसका बताओ जरा बच्चों, पूरा एरिया निकाल दे। अब पूरा एरिया कौन सा निकालोगे मुझे ये बताओ बच्चों, पूरा एरिया कौन सा निकालोगे। सुनना, ये सिलेंड्रिकल जो आपने गॉसियन सरफेस मानी है क्लोज्ड, इसका जो ऊपर वाला एरिया वेक्टर होगा उसकी वजह से कोई फ्लक्स पास होगा नहीं होगा, क्यों, उसकी डायरेक्शन ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इधर। देखो ऊपर वाले सरफेस की बात करो, मेरे रेड से बात करना, अगर ऊपर वाली सरफेस की बात करूं तो यहाँ पर एरिया वेक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। क्या 90 डिग्री हमेशा जीरो, बिल्कुल सही, इतना ही सुनना था बस। तो आएगा किसकी वजह से, केवल किस एरिया की वजह से आएगा, केवल ये सिलेंड्रिकल वाली। अब सिलेंड्रिकल का एरिया कैसे निकाला जाता है, इसको बीच में से काटो और ऐसे फैला के रख दूं मैं सिलेंडर को, ठीक है। इसकी लेंथ ऑलरेडी एल दी हुई थी, और ये कितनी लेंथ होगी, 2 पाई आर। बोलो समझ आया, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी। देख लो ये रहा पूरा सिलेंडर, हर जगह से डिस्टेंस आर आर आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ई ई, समझ आया। तो यहां पर जो एरिया लेंगे वो क्या लोगे आप, 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है। अब यहां पर आप चार्ज की जगह क्या रखोगे बच्चों, लैम्डा इंटू एल अपॉन ई नॉट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एल ई, ठीक है। यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए जरा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी आ रही है वो आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई ई नॉट अपॉन आर। अब मेरी बात सुनना बच्चों, लैम्डा अपॉन 2 पाई ई नॉट आर, क्या मैं यहां पर 2 का इंटू और 2 का डिवाइड कर दूं, क्योंकि आप समझ रहे हो, देखिए नहीं समझे तो आप समझो, ये हो जाएगा 2 लैम्डा होल अपॉन 4 पाई ई नॉट आर। व्हाट इज 4 पाई ई नॉट, कोई बताएगा, 4 पाई ई नॉट इज के। देखो यहां लग रहा हूं, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, देखो E इज इक्वल्स टू, अब देखो K की वैल्यू क्या होती है आपको सबको पता है, 1/4 पाई ई नॉट। 1/4 पाई ई नॉट की जगह K लिख दूं, 2 के लैम्डा ओवर R। ये मेरी क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और किस पॉइंट पर आई है, कहीं पर भी। अब सुनना मेरी बात सुनो, यहां से R डिस्टेंस पर आई है, ये R डिस्टेंस कहीं भी तो हो सकता है, क्योंकि लेंथ भी तो इनफाइनाइट है, इसकी कहीं भी हो सकता है कि नहीं। क्या यही 2 के लैम्डा ओवर आर इसमें आता था, क्या यहां से करने में सिंपल पड़ा,
यही डिफिकल्ट पड़ जाता अगर आप गॉसियन सरफेस कुछ और ले लेते। तो गॉसियन सरफेस आप घूमी टेढ़ी मेढ़ी ले लेते तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आप निकाल देते Q अपॉन ई नॉट, लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जो मैंने यहाँ पर कांस्टेंट के तौर पे बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन डायरेक्ट मेरा एरिया आ गया, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होती, वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर जाती। समझ आया आपको? तो आपको पता लगा गॉस लॉ का यूज है, हर जगह वैलिड है एंड सही है, लेकिन इसका इस्तेमाल दिमाग लगा के करो। दिमाग लगा के करोगे तो आपको फायदा होगा, और नहीं है तो नुकसान हो जाएगा। समझ आया? इतनी चीज क्लियर हुई? चलो बहुत बढ़िया। तो आज के लिए आपका लेक्चर यहीं एंड करते हैं। आज आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देख लिया, दोनों सरफेसेस की वजह से देख लिया, 3D एंड 2D, उसकी वजह से निकाला कैसे जाता है वो देख लिया। देन उसके बाद आप गॉस लॉ तक पहुंचे। आपने गॉस लॉ में क्या देखा कि कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर अगर कुछ भी चार्ज रखा हुआ है, कुछ भी चार्ज मतलब कुछ भी, +Q1 +Q2 या कुछ भी, तो उस सरफेस की वजह से फ्लक्स जो पास होता है वो नेट चार्ज जो भी है होल अपॉन ई नॉट होता है, राइट। फिर इसकी एप्लीकेशन पर आए कि इसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमने क्या बोला कि कुछ चीजें जरूरी है। क्या जरूरी है? एक तो सिमेट्री जरूरी है कि उस सरफेस का उस चार्ज से या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्टेंस सेम होना चाहिए, राइट। और हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए, तभी आप प्रॉपर वे में निकाल सकते हो। बोलो समझ आया? तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से निकाल दिया, और वो भी कैसा? यूनिफॉर्मली चार्ज। नेक्स्ट क्लास में हम यही सॉलिड स्फीयर के लिए लाएंगे, और मतलब सॉलिड स्फीयर मतलब अंदर तक चार्ज भरा रहेगा, और एक हॉलो स्फीयर की वजह से लेकर आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे और हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। बोलो ये चीज़ क्लियर हुई? चलो बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चा। आज के लिए बाय बाय बोलने आ गया है मेरा टाइम। अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। जब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए एंड मजे कीजिए। बाय बाय।